डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बतलाया था कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन बताने के बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन 10-12 मैं आपको बतला दूंगा। तो उसी क्रम में ये मैं आपको ये अभी 3 क्वेश्चंस मैंने लाया है, आप उसको देखें, समझें। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। ड्रामा से रिलेटेड है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रामा क्या होता है उसके बारे में हल्की जानकारी होनी जरूरी है। तो ड्रामा क्या होता है, ये ड्रामा जो शब्द है वह डन, ड्रामा का मतलब कि डन किया गया ऑन द स्टेज बिफोर द ऑडियंस, ऑडियंस के सामने खड़ा होकर के स्टेज पर हमको कुछ करके दिखलाना है, वही होता है ड्रामा। तो उस ड्रामा के लिए उसी ड्रामा से बन गया ड्रामेटिक एलिमेंट। क्या क्या एलिमेंट होना चाहिए ड्रामा के लिए, क्या क्या आवश्यकताएं हैं भाई कि जाकर के वो ड्रामा अच्छा कहा जाएगा। तो उसके हिसाब से ड्रामा के लिए आपको एलिमेंट्स का नाम देना है, केवल ये 2 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहला है इसमें प्लॉट। प्लॉट, हम कोई भी ड्रामा लिखेंगे, कोई भी कहानी लिखेंगे, कोई भी पोएम लिखेंगे, तो पहले तो हम ये सोचेंगे जो हम किस बात पर हमको ड्रामा लिखना है, किस बात पर हमको नॉवेल लिखना है, किस बात पर हमको स्टोरी लिखना है। तो ये तो उसी को प्लॉट कहा जाता है। एक प्लॉट तैयार करें हम, हमको मकान बनाना है तो प्लॉट पर ज़मीन तो बहुत रहता है ना, तो उसमें एक प्लॉट हम बनाते हैं कि नहीं यहाँ से यहाँ तक हमको ये बनाना है, वही हमारा प्लॉट हो गया। तो पहले तो हमको तय करना पड़ता है कि किस चीज़ पर हम लिखने जा रहे हैं, तो वही हो जाता है प्लॉट। कोई संघर्ष के बारे में लिखता है, कोई लव स्टोरी लिखता है, कोई सोशल समाज में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में लिखता है। तो प्लॉट तो बहुत तरह का होता है। तो उसी में एक आया आपका प्लॉट आया। दूसरा होता है कैरेक्टर। तो हमने जो प्लॉट लिखा उसको ऐसे लिख के नहीं देंगे, उसको कैरेक्टर बनाएंगे, पात्र बनाएंगे, पात्र का सिलेक्शन करेंगे और उनके माध्यम से स्टेज पर खड़ा करा करके ऑडियंस के सामने में बतलाएंगे। तो कैरेक्टर, हीरो हो गया, हीरोइन हो गई, विलेन हो गया, है ना, और अन्य पात्र एंड कैरेक्टर होते हैं। तो अन्य कैरेक्टर या हीरो हो या हीरोइन हो या विलेन हो, कोई इसमें जज रहता है, कोई इसमें वकील रहता है, कोई इसमें किसान रहता है, तो ये सब जो है वही कैरेक्टर होता है। अब कैरेक्टर के बाद क्या है, डायलॉग है। डायलॉग है मतलब कि बोलना है, हमको क्या बोलना है। तो डायलॉग भी जरूरी चीज होता है। खड़ा होकर के तो कुछ ऐसे खड़ा नहीं हो जाएंगे ना, कुछ हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा। तो कौन बोलेगा, कैरेक्टर बोलेगा। तो जो बोलेगा वही क्या हो गया, डायलॉग हो गया। हमने ये बात बोला ऑडियंस के सामने में खड़ा होकर के, तो हमारा ये डायलॉग हो गया। उसके बाद है जेस्चर। तो जेस्चर का मतलब क्या हो जाता है, शरीर का हाव भाव। आप जो कुछ कर रहे हैं स्टेज पर खड़ा होकर के बता रहे हैं, उस शरीर के हाव भाव से भी स्पष्ट होना चाहिए। रोने का सीन है तो उसमें जरा सा रोना पड़ेगा, हंसने का सीन है तो क्या होगा, हंसना पड़ेगा, दौड़ने का सीन है उसमें दौड़ना पड़ेगा, मारने का सीन है उसमें मारना पड़ेगा। तो ये हो जाता है, ये हो जाता है जेस्चर। उसके बाद क्या है, म्यूजिक। म्यूजिक भाई, म्यूजिक जो है वह तो नाटक को और ज़्यादा उसको आकर्षक बनाना है तो उसे म्यूजिक देना पड़ता है। और म्यूजिक इज द सोल ऑफ लव, ये कहा जाता है।
तो म्यूजिक बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वह म्यूजिक ऐसा होता है जो हमारा सीन है, जो हमारा नाटक है, उसी के मिलता-जुलता, उसी को भाव को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि सीन है, अब मर्डर सीन है, उसमें लव सॉन्ग गा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। जो सीन है उसी के हिसाब से गाना होना चाहिए, जो सिनेमा है, जो नाटक है, उसके हिसाब से गाना होना चाहिए। उसके बाद आता है सोलिलॉक्वी। सोलिलॉक्वी क्या होता है कि कोई कैरेक्टर स्टेज पर खड़ा होकर के और अपने अकेले बोल रहा है, अकेले बोल रहा है, सोलिलॉक्वी इसी को कहा जाता है। चुपचाप हम खड़े हैं और एक तरफ कोई पात्र नहीं है उस स्टेज पर, अकेला हम खड़े हैं और वहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? बोल रहे हैं। इसी को कहा जाता है सोलिलॉक्वी। तो हमारा ये हो गया ड्रामेटिक एलिमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकंड लैंग्वेज। 4 देश का नाम बतलाना है जहाँ पर अंग्रेजी का जो यूज होता है वह सेकंड लैंग्वेज के रूप में होता है। 4 देश का नाम बतलाइए। तो भाई हमारा इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, बहुत सारे देश हैं। सेकंड लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि हमारी वो भाषा नहीं है, लेकिन व्हाट एवर द वर्क दैट इज डन इन द ऑफिस, वह क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी इन इंग्लिश। बैंक से पैसा निकालना है तो चलिए बैंक का फॉर्म भरेंगे, अंग्रेजी के रूप में होगा। मेडिसिन का डॉक्टर जो है सो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन, इंग्लिश में लिखा। तो हमारी वह भाषा नहीं है, लेकिन हम जो भी काम करते हैं वो अंग्रेजी में लिख करके करते हैं, वही सेकंड लैंग्वेज हो गया। इसलिए 4 देश का नाम देना है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑन वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट क्या है? तो ये करीब करीब 11वीं शताब्दी में 1066 के करीब की बात है। कुछ नॉर्मन, फ्रेंच, फ्लेमिश, ब्रिटोन जो सोल्जर हैं, एक मिल करके इन लोगों ने आक्रमण किया था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? लेड बाय ड्यूक ऑफ कॉन्क्वेरर। पहला नाम उसका था ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी और वो बाद में उसका नाम पड़ गया ड्यूक ऑफ कॉन्क्वेरर। तो इनके नेतृत्व में ये इन्वेशन हुआ, आक्रमण हुआ इंग्लैंड की तरफ से, इसलिए उसको कहा जाता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का क्या प्रभाव पड़ा अंग्रेजी के वोकेबुलरी पर, अंग्रेजी के शब्दकोश पर क्या प्रभाव पड़ा? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का क्या प्रभाव पड़ा वही बतलाना है। तो भाई नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड ये 1066 मेड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द वोकेबुलरी। इस कॉन्क्वेस्ट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, कहाँ पर? अंग्रेजी के शब्दकोश पर, अंग्रेजी के वोकेबुलरी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट। फ्रांसीसी भाषा जो है फ्रेंच, ये क्या हो गया? तो किंग्स कोर्ट, गवर्नेंस एंड जस्टिस, गवर्नेंस, जस्टिस, किंग्स कोर्ट में क्या हो गया कि फ्रेंच वर्ड का इस्तेमाल होने लगा, फ्रेंच वर्ड का इस्तेमाल हुआ। The people belonging to the upper class in England used French in their speech. जो इंग्लैंड के अपर क्लास के लोग थे, अपर सोसाइटी के जो लोग थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि भाई अपने स्पीच में क्या कर दिया? उन्होंने फ्रेंच शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया।
तो ये जो है, और बाद में चल करके इट कंटिन्यू टू बी द लैंग्वेज ऑफ द मासेज। मास में माने सभी लोगों ने करीब-करीब सभी लोगों ने ये शब्द को बोलना शुरू कर दिया। तो फ्रेंच वर्ड जो है उसका इन्फ्यूजन हो गया, बहाव आ गया एकदम। फ्रेंच वर्ड तो इतना ज़्यादा बढ़ा कि इंग्लैंड के लोगों को चिंता हो गई कि हमारा अंग्रेजी ही समाप्त हो जाएगा, हमारी अपनी जो अंग्रेजी है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए इन्फ्यूजन ऑफ फ्रेंच वर्ड बहुत ज़्यादा बहाव, इसको रोकने का प्रयास किया गया। तो ये जो नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ 1066 में, उसके बाद जो है वोकेबुलरी पर यही प्रभाव पड़ा कि फ्रेंच वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा। सभी लोग धीरे धीरे वही फ्रेंच वर्ड जैसा अंग्रेजी बन गया। तो इस तरह से नॉर्मन कन्क्वेस्ट, इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कन्क्वेस्ट, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव होता है। तो ये वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश पर क्या पड़ा, बहुत ज़्यादा बहाव हो गया। फ्रेंच वर्ड का अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा बहाव हो गया, यही प्रभाव तो पड़ा। तो अब 3-4 क्वेश्चन और मैं दूसरे वीडियो में डालूंगा, वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं इसको ध्यान रखता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन 3-4 लेकर के आ रहा हूँ। तब तक आप हमारे नए वीडियो का इंतजार करें। जय भारत, जय हिंद।